नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। राजधर्म में आज बात होगी इजराइल पर अब तक के सबसे बड़े अटैक की। ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक किया, जिसके बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या ईरान ने वर्ल्ड वॉर 3 का सायरन बजा दिया है। ईरान के हमले का जवाब देने के लिए इजराइल ने क्या प्लान तैयार किया है। इजराइल के टारगेट पर ईरान के कौन कौन से सेंटर हैं, आज आपको एक एक डिटेल में देने जा रही हूं। साथ ही ये भी दिखाऊंगी कि भारत में हिजबुल्लाह के समर्थन में कहां-कहां प्रोटेस्ट हुए, नसरल्लाह की मौत के विरोध में कहां-कहां प्रदर्शन हुआ। बात बिहार की भी होगी। प्रशांत किशोर जब अब तक दूसरों को चुनाव जिताते रहे हैं, दूसरों को चुनाव लड़ने के तरीके सिखाते रहे हैं, उनकी प्रचार की रणनीति बनाते आते रहे हैं और आज अपनी ही पार्टी को वो लॉन्च कर रहे हैं। प्रशांत किशोर के जन स्वराज से नीतीश को नुकसान होगा या तेजस्वी को फायदा होगा, इसका जवाब आपको मिलेगा। लेकिन सबसे पहले बात ईरान और इजराइल के जंग की। आखिरकार ईरान ने इजराइल पर अटैक कर ही दिया है और इस हमले के बाद मिडिल ईस्ट में महायुद्ध का बिगुल बज चुका है। बड़ी खबर आपको दे दें, अब इजराइल पर ईरान के हमले की ये तैयारी हो रही है और किसी भी दिन किसी भी वक्त इजराइल ईरान पर दिल दहला देने वाला अटैक कर सकता है। बताया जा रहा है कि इजराइल ईरान के ऑयल प्रोडक्शन प्लांट के साथ साथ उसकी परमाणु, उसकी दूसरी स्ट्रैटेजिक साइट्स को टारगेट कर सकता है। इस हमले में इजराइल ईरान के कई टॉप कमांडर्स को पहले ही निशाना बनाकर टारगेटेड असैसिनेशन कर सकता है। फिलहाल इजराइल के सामने सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने क्लियर कट मैसेज दे दिया है कि ईरान ने उस पर हमला करके बड़ी गलती कर दी है, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिका ने भी कह दिया है कि वो पूरी तरह इजराइल के साथ है। कल रात ईरान ने एक के बाद एक इजराइल पर 200 सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल दागे। बताया जा रहा है कि ये फतेह मिसाइल थी जिसका ईरान ने पहली बार इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल किया था। ईरान की कितनी मिसाइल टारगेट को हिट कर पाई, कितनी इंटरसेप्ट हुई, अमेरिका ने ईरान को क्या वार्निंग दी, ईरान ने अमेरिका को कैसे धमकाया, ये सब कुछ आपको बताऊंगी। एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगी। आइए आपको दिखाते हैं उस वक्त की तस्वीर जब ईरान की तरफ से लगातार एक नहीं, दो नहीं, 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की गई। ईरान की ये मिसाइल चंद मिनट में करीब 2000 किलोमीटर दूर इजराइल के तेल अवीव समेत कई शहरों तक पहुंच गई। इसके बाद हर तरफ चीख पुकार का मंजर था। हमले के बाद इजराइल में हर तरफ सायरन की आवाज गूंज रही थी। हमले से बचने के लिए लोग बंकरों में छिप गए। اسمع 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 هيا 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 يا حبيبي هيا 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 دمر الدنيا هون دمر الدنيا هيا هيا دمر الدنيا अब देखिए ईरान ये दावा कर रहा है कि उसने इजराइल के बहुत सारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन, उनके बेस, इन सबको निशाना बनाया और बहुत नुकसान हुआ है इजराइल का। लेकिन इजराइल का दावा तो इससे कुछ अलग है। इजराइल ये बता रहा है कि उनके अपने सुरक्षा तंत्र ने इस पूरे हमले को नाकाम कर दिया। हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या के बाद से ईरान दरअसल लगातार बौखलाया हुआ है। वो इजराइल पर अटैक करने की धमकी तो लगातार दे रहा था, लेकिन कोई तो वजह नहीं थी कि ईरान बार बार अपना इरादा बदल रहा था। वो खुद डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहा था, वो हमेशा अपनी प्रॉक्सी यूनिट्स के जरिए ये काम करवा रहा था। फिर चाहे आप उसे हमास की गिनती में ले लें या फिर आप उसे हूती विद्रोहियों के तौर पर ले लें या फिर जो नसरल्लाह मारा गया हिजबुल्लाह का सरगना, उसे आप देख लें। लेबनान में इजरायली एयरफोर्स ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को मार गिराया। उसके बाद से ईरान पर इजराइल को जवाब देने का दबाव बढ़ गया और अब ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया। अप्रैल में भी ईरान ने इजराइल पर क्रूज मिसाइल और ड्रोन से हमला किया था, लेकिन ईरान को वो हमला उतना प्रभावी नहीं लगा।
इस बार ईरान ये दावा कर रहा है कि उसकी बैलिस्टिक मिसाइल्स ने इजराइल के कई मिलिट्री ठिकानों को डायरेक्ट हिट किया है। आपने आसमान में आतिशबाजी होती देखी होगी, ये कुछ आतिशबाजी जैसा ही नजर आ रहा था, लेकिन ये सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल थी। ये ईरान का मिसाइल अटैक था और कई सारी मिसाइलें ईरान की तरफ से इजराइल की तरफ छोड़ी गई। लेकिन ईरान का दावा यह है कि बड़ा नुकसान हुआ। इजराइल ये कहता है मात्र 2 लोग घायल हुए। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल अटैक आखिर क्यों किया? इतना बड़ा खतरा आखिर क्यों मोल लिया, जबकि ईरान भी ये जानता है कि इजराइल के पीछे तो अमेरिका का भी संरक्षण है, उसके बावजूद ईरान ने ये किया। वो आपको समझाते हैं। दरअसल ईरान ने कहा है कि उसने हसन नसरल्लाह, इस्माइल हानिया, इसके साथ साथ नसरल्लाह के साथ बंकर में जो लोग मारे गए, जिसमें IRGC के कमांडर अब्बास नलफोरेशान की मौत का बदला लेना उनकी नीयत में था। लेकिन ईरान के हमले में सिर्फ यही कारण अगर आप देखेंगे तो शायद बात अधूरी रह जाएगी। इन दिनों इजराइल गाजा से लेकर लेबनान और सीरिया, यमन तक ईरान के जितने प्रॉक्सी हैं उन्हें निशाना बना रहा है। इजराइल ये कर रहा है और लगातार कर रहा है। इजराइल ने ऐलान किया है कि वो ईरान के सभी प्रॉक्सी संगठनों को डिसमेंटल करके रहेगा। ईरान के हमले की एक वजह यह भी है कि इजराइल के ताबड़तोड़ एक्शन की वजह से उसकी साख गिरती जा रही थी, तो अपनी साख को तो बचाना होगा, इजराइल को जवाब देना होगा। इसलिए इस बार डायरेक्ट ईरान की ओर से अटैक किया गया। साथ ही साथ वो दुनिया भर के मुसलमानों को एक संदेश भी देना चाहता है। वो ये बताना चाहता है कि कहीं पर भी अगर मुसलमानों पर हमला होता है तो उनके तो सबसे बड़े रहनुमा ईरान को ही देखा जाए, और ईरान अपना ये भरोसा मुसलमानों में कायम रखे। उसके लिए बहुत जरूरी है कि ईरान इजराइल को जवाब दे, और अटैक के तौर पर यह कोशिश की गई। ईरान ने इजराइल पर अटैक करके दुनिया भर में यह मैसेज देने की कोशिश की कि वो ही मुस्लिम मुल्कों में एक है ऐसा जो इजराइल के सामने डट कर खड़ा हुआ है। ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं कि इजराइल पर यह अटैक करके ईरान ने और ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खमेनी ने कहा कि IRGC हरकत में आ चुका है और इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। ईरान के अटैक की कुछ और तस्वीरें ऐसी हैं जो अब मैं आपके सामने रखने जा रही हूं। जिस वक्त ईरानी मिसाइल इजराइल पहुंची उस वक्त वहां के आसमान का क्या मंजर था, जरा फुल स्क्रीन ये तस्वीर आप देखिए। הנה עוד 2, אחד נופל פה, זוז אחורה. זוז. מימון, אבל למה מימון שם? לא תסגור, אל תסגור. आपने इजराइल की तस्वीरें देखी जिस वक्त मिसाइल से अटैक हो रहा था। वहां के जो आम लोग हैं, आम नागरिक हैं, वो खुद अपनी आंखों से ये सब कुछ होता हुआ देख रहे थे। अपने आप को वो बंकर्स में सेफ महसूस करने की वो कोशिश कर रहे थे। हालांकि कोई बड़ा नुकसान हुआ भी नहीं। ईरान की IRGC का कहना यह है कि उसने इजराइल के 3 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। नेवातिम, जिसमें F-35 विमान है, नेटजारिम, जिसमें सैयद हसन नसरल्लाह की हत्या में इस्तेमाल किए गए F-15 जेट शामिल है, और टेल अवीव के पास टेलनॉफ बेस। इन तीनों एयरबेस के अलावा इजराइल की खुफिया एजेंसी मुसाद के हेडक्वार्टर को भी टारगेट करने का दावा किया गया। लेकिन नुकसान कितना हुआ वो तस्वीरें आपके सामने हैं। ईरान के दावों में अब दम कितना है, उनकी कितनी मिसाइल इजराइल में अपने टारगेट को अचीव कर पाई और कितनी मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया गया वो आपको बताऊंगी। लेकिन पहले कुछ तस्वीरें और। दावा यह है कि ये तस्वीरें इजराइल की नेवातिम एयरबेस की है, जहां ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल ने काफी नुकसान पहुंचाया है। इजराइल का नेवातिम एयरबेस नेगेव में है। इसे एयरफोर्स बेस 28 भी कहा जाता है। इस बेस पर स्टेल्थ फाइटर जेट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, टैंकर एयरक्राफ्ट के साथ साथ कई मिलिट्री इक्विपमेंट भी तैनात हैं।
مطار مطار دخل هذا قريب انا قريب يا ابويا المطار كلنا على المطار يا ابويا المطار ईरान का दावा यह है कि इजरायली एयरबेस पर उन्होंने जो मिसाइल से अटैक किया उसमें इजराइल का बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन अब इन तस्वीरों को आप देखिए, ऐसा लग रहा है कि कई सारी मिसाइल ऐसी हैं जिन्हें हवा में ही तबाह कर दिया गया, और कोई बहुत बड़ा नुकसान अगर मिलिट्री इंस्टॉलेशन को हुआ है ऐसा कहना अभी फिलहाल थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। इसकी पुष्टि इजराइल की ओर से ही की जा सकती है, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि यहाँ युद्ध का फैसला जरूर बन गया है। كلنا على المطار يا ابويا المطار अब ईरान का दावा यह है कि उसके अटैक में इजराइल का टिलनॉफ एयरबेस तबाह हो गया है। तस्वीरें उसी एयरबेस के अटैक की हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं। ईरानी मिसाइलें लगातार एक के बाद एक आसमान से जमीन की तरफ बरस रही हैं। टिलनॉफ एयरबेस को एयरफोर्स बेस 8 भी कहा जाता है। ये इजरायली एयरफोर्स का सबसे पुराना और इम्पोर्टेंट मुख्य बेस है जो इजराइल के रेहोवॉट के पास बना हुआ है। यहाँ पर भी अटैक किया गया। ईरान ये दावा कर रहा है कि उसके अटैक से तेल अवीव के पास इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हेडक्वार्टर तबाह हो गया है, लेकिन इजराइल ने ईरान के इन सभी दावों को गलत बताया। इजराइल का कहना यह है कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल मोसाद के हेडक्वार्टर से 400 मीटर की दूरी पर जाकर गिरी है। उसकी तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं। לא מאמין. נפילה, לא מאמין. נפילה, לא מאמין. נפילה, לא מאמין. ईरान के मिसाइल अटैक का आखिर इजराइल पर कितना असर हुआ है, ईरान ने जो मिसाइलें दागी हैं उससे इजराइल को कितना नुकसान हुआ है, ईरान के दावों पर इजराइल की तरफ से क्या जवाब आया है, वो भी आपको बताते हैं। जरा बड़ी स्क्रीन पर आपको लेकर चलती हूँ। ईरान का दावा ये है कि इजराइल पर हमला 90% तक कामयाब रहा है। ये ईरान का दावा है। हालांकि इसके जवाब में इजराइल की ओर से ये कहा गया कि उसने ईरान की ज्यादातर मिसाइलों को पहले ही इंटरसेप्ट कर लिया था। अब ईरान का दावा यह है कि 20 से ज्यादा F-35 फाइटर प्लेन तबाह कर दिए गए हैं इस अटैक में, जबकि इस पर इजराइल जवाब दे रहा है कि थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। एक फिलिस्तीनी की मौत हुई है इस अटैक में, यानी कि जो दावा ईरान कर रहा है उससे इजराइल का दावा बिल्कुल अलग है। अगर इजराइल के दावे पर आप यकीन करिएगा तो इसका मतलब तो यही है कि ईरान का मिसाइल अटैक पूरी तरीके से फेल हो गया। किसी देश पर 200 से ज्यादा सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए जाएं, लेकिन उसके बावजूद केवल एक फलस्तीनी की जान जाए, 2 शख्स घायल हों, तो आप क्या कहिएगा? क्या ईरान अपने मंसूबों में कामयाब हुआ है? Iran launched a large-scale attack of over 180 ballistic missiles directly from Iranian soil at the state of Israel. There were a small number of hits in the center of Israel and some other hits in the southern Israel. The majority of the incoming missiles were intercepted by Israel and a defensive coalition led by the United States. इजराइल का कहना यह है कि जितनी मिसाइलें ईरान की तरफ से दागी गई उसे ज्यादातर उनके डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट करके नाकाम कर दिया। ईरान की मिसाइलों को किस तरह से हवा में नष्ट किया गया उसकी तस्वीरें भी आपके सामने रख रही हूं। इजराइल के मुताबिक ईरान से जो मिसाइल लॉन्च की गई थी उसे खुद इजराइल ने और साथ ही साथ अमेरिका के नेतृत्व वाले डिफेंसिव गठबंधन ने नाकाम कर दिया। कुछ मिसाइलों को जॉर्डन के डिफेंस सिस्टम ने भी मार गिराया।
ईरान की जिन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया गया उनमें से कई वेस्ट बैंक में भी गिरी हैं। ये तस्वीरें वेस्ट बैंक की ही आपके सामने हैं। फिलिस्तीनियों ने ईरानी मिसाइल के बूस्टर के साथ सेल्फी ली। हालांकि मिसाइल का एक टुकड़ा एक फिलिस्तीनी नागरिक के घर पर भी जाकर गिर गया और यही वजह रही उनके मौके पर ही मौत भी हो गई। इस अटैक में इजराइल के अंदर कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई है। अब इजराइल ने कैसे मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया? इजराइल का डिफेंस सिस्टम आयरन डोम, जिसकी आप हमेशा चर्चा सुनते हैं, क्या केवल आयरन डोम काम कर रहा था? ईरान तो कह रहा है कि किसी भी सिस्टम ने काम नहीं किया, उनके ज्यादातर अटैक कामयाब रहे। लेकिन आपको समझना होगा कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम केवल एक लेयर का नहीं है, बल्कि इसमें कुल 3 लेयर हैं। 3 लेयर काम करती है। पहली लेयर जिसका जिक्र हमने किया, आयरन डोम। आयरन डोम ये 70 किलोमीटर की रेंज में मिसाइल को इंटरसेप्ट करने की क्षमता रखता है। और जो ये 10 किलोमीटर आप देख रहे हैं, जब एरियल अटैक होता है, इसके ऑल्टीट्यूड की हम बात करते हैं, तो 10 किलोमीटर तक की दूरी से, इस रेंज से अगर इजराइल पर कोई अटैक हो रहा है तो आयरन डोम उसे इंटरसेप्ट करने में अपनी महारत रखता है। सेकेंड लेयर की बात करें, सेकेंड लेयर जिसे हम डेविड स्लिंग के तौर पर जानते हैं, 300 किलोमीटर की रेंज में मिसाइल को इंटरसेप्ट करने की ताकत रखता है और उसे ध्वस्त कर देता है। और वहीं एरो सिस्टम की बात करें तो 2400 किलोमीटर यानी कि लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल। अगर आप ईरान के इस हमले को देखें तो चूंकि ये 300 किलोमीटर दूर की मध्यम लंबी क्रूज मिसाइल यानी सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल हुआ था, जिसे आयरन डोम ने नहीं बल्कि डेविड स्लिंग ने इंटरसेप्ट किया और इसे ध्वस्त कर दिया। और इसलिए इजराइल ये दावा कर रहा है कि ज्यादातर हमले नाकाम रहे। ईरान बड़ी ताकत दिखा रहा है, लेकिन इजराइल की सबसे बड़ी ताकत यही है कि उनके पास एक ऐसा सुरक्षा कवच है जिससे ये तमाम हमले वो नाकाम करता आया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी ईरान के मिसाइल अटैक को नाकाम बताया। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तेहरान को इसकी कीमत चुकानी होगी। इजराइल बुराई के खिलाफ लड़ रहा है। इजराइल पर जो हमला करेगा हम भी उस पर हमला करेंगे। इतना ही नहीं, इजराइल ने तो यहाँ तक कह दिया है कि हमारे पास प्लान है और हम अपनी मर्जी के मुताबिक समय और स्थान तय करके कार्रवाई करेंगे। ईरान ने आज रात एक बड़ी गलती की और उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान का शासन हमारी रक्षा करने के हमारे दृढ़ संकल्प और हमारे दुश्मनों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने के हमारे दृढ़ संकल्प को नहीं समझता है। हम अपने द्वारा स्थापित नियम पर कायम रहेंगे। जो कोई भी हम पर हमला करेगा हम उन पर हमला करेंगे। ये सच है, हम बुराई की जड़ से लड़ते हैं। ये यहूदिया और सामरिया के लिए सच है, ये गाजा, लेबनान, यमन, सीरिया के लिए सच है और ये ईरान के लिए भी सच है। हम हर जगह बुराई की जड़ से लड़ते हैं। उधर अमेरिका ने भी ये क्लियर कर दिया है कि किसी भी कंडीशन में वो इजराइल के साथ खड़ा है। अमेरिका ने ईरान के इस कदम की निंदा की और कहा कि वो इजराइल की रक्षा के लिए कमिटेड है। Iran, for the second time in the space of 5 months, launched a direct attack on Israel, including some 200 ballistic missiles. This is totally unacceptable, and the entire world should condemn it. Initial reports suggest that Israel, with the active support of the United States and other partners, effectively defeated this attack. We have demonstrated once again our commitment to Israel's defense. We'll remain in very close touch with Israel and other partners in the region. उधर पलटवार की आशंका को देखते हुए ईरान ने अपने सभी एयर स्पेस को बंद कर दिया है। ईरान के फाइटर जेट लगातार हवा में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। ईरान ने कहा है कि उसने ये हमला सेल्फ डिफेंस में किया था और अब अगर इजराइल की तरफ से कोई एग्रेशन या जवाबी कार्रवाई होगी तो इसके खतरनाक अटैक को वो अंजाम देगा। نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران چه در بعد دفاعی و چه در بعد آفند و تکرار این تهاجم و چندین برابر این کاملا آماده هستند. اگر رژیم صهیونیستی
که به دیوانگی رسیده کنترل نشه توسط امریکا و اروپا و بخواد چنین جنایت‌هایی رو ادامه بده و یا علیه حاکمیت و تمامیت ارضی ما وارد عمل بشه، عملیات امشب با چند برابر بزرگی تکرار خواهد شد و تمام زیرساخت‌های اونها مورد اصابت قرار خواهد. पिछले 24 घंटे में इजराइल पर एक साथ कई फ्रंट से हमला हुआ है। ईरान ने जहां मिसाइल दागी, लेबनान में हिजबुल्लाह भी इजरायली फौज पर अटैक कर रहा है। तेल अवीव में जाफा में आतंकी हमला हुआ। इजराइल की राजधानी तेल अवीव के पास जाफा में आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। जाफा अटैक के आतंकियों की तस्वीरें भी बाहर आ चुकी हैं। इजरायली सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। वो दोनों आतंकी इस वक्त आपको तस्वीर में नजर आ रहे हैं। हालांकि इन दोनों आतंकियों को इजराइल की फोर्सेस ने मार गिराया। ईरान लगातार इस कोशिश में है कि अपने एयर सिस्टम के जरिए, यानी कि हवाई हमलों के जरिए वो इजराइल को नुकसान पहुंचाए। लेकिन ईरान भी ये जानता है कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम बहुत ही मजबूत है और इसलिए वो आतंकी भेजकर भी इजरायलियों पर अटैक करवा रहा है। इसी कड़ी में ये 2 आतंकी जाफा में जिन्होंने सिविलियंस को निशाना बनाया, हालांकि दोनों ही आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। ये वहां की ट्रेन की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां से आतंकी दाखिल हुए, इन्हें मार गिराया गया। उधर इजराइल ने भी ये साफ कर दिया है कि अब वो पीछे तो हटेगा नहीं जब तक कि उस पर हमला करने वाले हमास और हिजबुल्लाह जैसे तमाम संगठनों को पूरी तरह से वो न्यूट्रलाइज नहीं कर देता, तब तक वो चुप नहीं बैठेगा। बेरूत में इजराइल की ये स्ट्राइक इसी बात की सबूत है। कल जब ईरान मिसाइल अटैक कर रहा था तो इजराइल के फाइटर प्लेन उसके प्रॉक्सी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक कर रहे थे। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली एयरफोर्स ने जमकर बम बरसाए। आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। ये देखिए तस्वीरें। एक वो जंग होती है जो जंग के मैदान में लड़ी जाती है, लेकिन अब ये वो जंग जिसकी खबर मैं आपको दिखाने जा रही हूं, जो भारत के पॉलिटिकल मैदान में लड़ी जाएगी। राजनीतिक जंग। बड़ी खबर बिहार से। बिहार के मुजफ्फरपुर में जानकारी दे दें कि वायुसेना का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया है। राजनीतिक जंग की खबर मैं आगे आपको दूंगी, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर आपको दे दें। हेलीकॉप्टर बाढ़ के पानी में जा गिरा है। ये हेलीकॉप्टर यहां पर बाढ़ राहत का सामान लेकर पहुंचा था और इसी दौरान यह हादसे का शिकार हो गया, पानी में जा गिरा। विमान में 2 पायलट समेत 3 लोग सवार थे। तीनों सुरक्षित हैं। हादसे की वजह क्या है फिलहाल ये साफ नहीं है। देखिए, जंग तो ये भी है, जंग कुदरत के खिलाफ है और जिस तरीके से बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है, कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से बहुत सारे जिले ऐसे हैं जो बाढ़ के पानी में घिरे हुए हैं और यहीं पर राहत सामग्री पहुंचाने का काम वायुसेना के हेलीकॉप्टर लगातार कर रहे हैं। ऐसा ही एक हेलीकॉप्टर था जो बाढ़ के पानी में जा गिरा, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। राहत सामग्री लेकर उड़ा था ये हेलीकॉप्टर और आप तस्वीरों में देख सकते हैं पायलट जो हैं वो सेफ दिखाई दे रहे हैं। और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ रूम से हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद जुड़े हुए हैं। मनीष, एक बात बताएं, कैसे ये हादसे का शिकार हो गया हेलीकॉप्टर? मीनाक्षी, अब से कुछ देर पहले जो दरभंगा में हेलीपैड है वहां से भारतीय वायुसेना के एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ने 4 क्रू मेंबर्स के साथ, जिसमें स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर रैंक ऑफिसर और साथ में 2 जो लोडर हैं जो अपने साथ राशन लेकर, पूरा सामान लेकर रेस्क्यू एंड रिलीफ के लिए जा रहे थे। सीतामढ़ी सेक्टर है जहां पर उनको जाना था। जैसे ही वो वहां पे पहुंचे, पायलट ने ये अंदेशा जताया और एटीसी को इन्फॉर्म करते हुए कहा कि टेक्निकल स्नैग उसमें दिखाई दे रहा है, तकनीकी खराबी दिखाई दे रही है, जिसके बाद ये तय किया गया कि इसको सेफली लैंड किया जाए, क्योंकि आसपास पूरा चारों तरफ पानी भरा हुआ था। जो दीवारें थी और जो छत हैं लोगों के रिहायशी एरियाज के, आसपास जो कॉम्प्लेक्स था वहां पर लोगों का ऊपर वो उन लोगों ने अपना बेस बना रखा था, ऊपर वो रह रहे थे। इस वजह से पायलट ने बहुत सूझबूझ दिखाई और फिर उसके बाद उसे बहुत ही सतर्कता के साथ क्रैश लैंड किया और वो भी खुले एरिया में जहां पर चारों तरफ पानी था। जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं उसमें पायलट, को पायलट, साथ में जो 2 लोडर हैं वो दिखाई दे रहे हैं। उनको
सेफली इवैक्यूएट किया गया। एनडीआरएफ की टीम और सीनियर लेकिन एक बड़ी चिंता की बात तो ये भी है ना मनीष की हेलीकॉप्टर इन बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री लेकर उड़ा था और ये इन तक पहुंचाना चाह रहा था, लेकिन जिस तरीके से ये क्रैश लैंडिंग हुई है उससे ये राहत सामग्री क्या लोगों तक पहुंच पाएगी और अब इनका रेस्क्यू कैसे होगा? मीनाक्षी, पहले तो मैं सीक्वेंस आपको बता दूं कि इन चारों जो पायलट को पायलट जिसमें ऑफिसर्स थे 2 और 2 लोडर थे, उन सबको सेफली इवैक्यूएट कर लिया गया है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर है और जो दूसरे हेलीकॉप्टर्स हैं उनके जरिए रेस्क्यू एंड रिलीफ का काम अभी भी जारी है। भारतीय वायुसेना के 3 से 4 हेलीकॉप्टर इस पूरे एरिया में सीतामढ़ी सेक्टर में जहां जहां फ्लड है वहां पर रेस्क्यू एंड रिलीफ में जुटे हुए थे और इसीलिए वो अपना सारा सामान, जो इस हेलीकॉप्टर का सामान था वो तो पानी में सबमर्ज हो गया, तस्वीरों में भी दिखाई दे रहा है। जो स्थानीय लोग हैं वो एक एक करके सामान निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो 3 बाकी के हेलीकॉप्टर्स हैं जिसमें एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर और साथ में सारंग टीम है, वो लोग इवैक्यूएशन और रेस्क्यू एंड रिलीफ में लगे हुए हैं ताकि जो राहत सामग्री है वो लोगों तक पहुंचाई जा सके। लेकिन ये जो क्रैश लैंडिंग हुई है उसके लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भारतीय वायुसेना ने ऑर्डर कर दी है और पायलट ने बहुत सूझबूझ दिखाई। इसी वजह से ये जो खुला एरिया था जहां पर पानी था, क्योंकि जो दीवारें थी, छत के ऊपर इसे लैंड करना बेहद मुश्किल था क्योंकि लोगों की रिहाइश थी वहां पे और हो सकता है कि पानी की वजह से जो दीवारें हैं वो काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त हो चुकी हो, तो इसी वजह से पायलट ने ये जो पानी है पानी के ऊपर इसे क्रैश लैंड करवाया और चारों एक एक करके बाहर निकले और स्थानीय लोगों के साथ साथ एनडीआरएफ की टीम ने इसमें मदद की। हम आपको एक बार फिर से तस्वीरों के जरिए बता दें, जो ये तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं ये भारतीय वायुसेना के एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर की है जो कि दरभंगा सेक्टर से हेलीपैड से उसने फ्लाई किया था और इसमें रेस्क्यू एंड रिलीफ का सामान था। टेक्निकल स्नैक के बाद ये पूरी तरीके से हेलीकॉप्टर सबमर्ज 80% पानी के अंदर डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। उसके अलावा बाकी सभी लोगों को सकुशल बाहर निकाला गया। अभी भी रेस्क्यू और रिलीफ का काम जारी है। ये हेलीकॉप्टर जब आ रहा है तो ये बताया गया इनिशियली जानकारी के मुताबिक, जो स्क्वाड्रन लीडर इसमें खुद मौजूद थे, जो पायलट थे इसके, कि इसमें तकनीकी खराबी की जो इनिशियल जानकारी है वो मिली, टेक्निकल स्नैक मिला और इसी वजह से उन्होंने इसे क्रैश लैंडेड करवाया। भारतीय वायुसेना ने इस पूरे मामले की मनीष, जब आप टेक्निकल स्नैक कहते हैं जरा इसे हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा और क्लियर करके समझाएं कि ये जो टेक्निकल स्नैक है ये किस किस्म का हो सकता है? देखिए, ये तो कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि किस तरीके का टेक्निकल स्नैक की बात करते हैं, मतलब तकनीकी खामी है, क्योंकि ये भारतीय वायुसेना का बहुत ही टेस्ट एंड ट्राई, बिल्कुल आत्मनिर्भरता का प्रतीक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है जिसे एचएएल ने तैयार किया है और भारतीय वायुसेना में लंबे समय से ये अपने अलग अलग मिशंस में जुटा हुआ है और इसीलिए इसको मी-17 के साथ, मी-17 V5 हेलीकॉप्टर के साथ इन सभी एरियाज में रेस्क्यू सर्च रिलीफ के लिए लगाया गया है, HADR के लिए लगाया गया है। इसका मतलब जो लोग हैं उन तक सुविधाएं प्रदान करने के लिए इन हेलीकॉप्टर्स को लगाया गया था और यही वजह है कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, जिसे ALH कहते हैं, भारतीय वायुसेना का ये टेस्टेड हेलीकॉप्टर है और जब ये रेस्क्यू और रिलीफ के लिए फ्लाई कर रहा था उस समय पायलट को लगा कि इसके अंदर एक खामी आ गई है जिसकी वजह से वो लोड के साथ ऊपर फ्लाई नहीं कर पा रहा है और लोड के साथ साथ तकनीकी खराबी होने की वजह से इसको बहुत ही सूझबूझ के साथ, जो आप ये पूरा एरिया देख रहे हैं, दरअसल ये रिहायशी एरिया से एडजॉइनिंग एरिया है जहां पर इसको उसने लैंड करवाया, पायलट ने लैंड करवाया, क्योंकि तारें बहुत सारी निकली हुई हैं, वहां पर पेड़ बहुत सारे हैं, खुला मैदान स्पॉट करना बहुत मुश्किल था और उसके अलावा रिहायशी एरिया चारों तरफ है। तो इसीलिए आप तस्वीरों के माध्यम से भी जो देख रहे हैं और भारतीय वायुसेना के जो टॉप सोर्सेज हैं और सीनियर ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने हमें ऑफिशियल जानकारी इस बात की दी है कि ये जो हेलीकॉप्टर है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, इसे क्रैश लैंडेड करवाया गया है और क्रैश लैंड करके ये सुरक्षा और साथ में इस बात का ध्यान रखा गया है कोई भी इसमें चोटिल ना हो। बहुत शुक्रिया मनीष आपका इस पूरी जानकारी के लिए। दरअसल उत्तर बिहार में बाढ़ से इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है और लाखों लोग बेघर हो गए हैं, परेशान हो गए हैं। विपक्ष नीतीश सरकार पर अटैकिंग मोड में है और इसी बीच बिहार में आज एक और नई पॉलिटिकल पार्टी का उदय होने जा रहा है। प्रशांत किशोर, जिनकी पहचान चुनावी रणनीतिकार के तौर पर थी, आज वो बिहार में पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं। जो प्रशांत किशोर दूसरी पार्टी को चुनाव जिताने का काम करते थे, अब वो खुद बिहार में जन स्वराज लाने के लिए अपनी नई पार्टी बना रहे हैं। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, पीछे तक बोलिए, जय बिहार, 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 जय बिहार।
देखिए, बिहार की जय जयकार के साथ नई पॉलिटिकल पार्टी का बिहार में उदय होते देख रहे हैं आप। पटना के वेटनरी कॉलेज मैदान में थोड़ी देर में इसका ऐलान होने जा रहा है। जय जयकार तो होनी शुरू हो चुकी है। आज वो पार्टी का झंडा और पार्टी के संविधान का ऐलान करने वाले हैं। माना यह जा रहा है कि प्रशांत किशोर की पार्टी का नाम जन स्वराज पार्टी होगा। आज पार्टी के अध्यक्ष का भी ऐलान हो जाएगा। प्रशांत किशोर किसी दलित या महादलित को पार्टी का अध्यक्ष बना सकते हैं। दरअसल बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए प्रशांत किशोर ने चुनावी मैदान में कूदने के लिए अपनी पार्टी बना ली है। प्रशांत किशोर अपने घर से पदयात्रा करते हुए वेटरनरी ग्राउंड पहुंचे, जहां उनके साथ बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी रहे। प्रशांत किशोर ने बिहार चुनाव में जीत हासिल करने के लिए जो प्लान तैयार किया है उसे डिकोड करके आपके सामने रखने की कोशिश कर रही हूं। प्रशांत किशोर जो कि खुद ब्राह्मण हैं, लेकिन वो ये जानते हैं कि अगर बिहार में चुनाव जीतना है तो ओबीसी, दलित और अल्पसंख्यकों को तो साधना ही होगा। इसलिए माना यह जा रहा है कि प्रशांत किशोर की पार्टी का अध्यक्ष कोई दलित या महादलित होगा। साथ ही आधी आबादी को साधने के लिए 40 सीटों पर महिला कैंडिडेट उतारने का भी फैसला किया है। इसके अलावा 70 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार भी उतारे जाएंगे। यानी कि पीके के टारगेट पर तेजस्वी यादव और लालू यादव का MY समीकरण है। बिहार में पहले से ही कई पार्टीज हैं। बीजेपी और कांग्रेस के अलावा जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इसमें लालू यादव की आरजेडी, नीतीश कुमार की जेडीयू, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी, मुकेश सहनी की वीआईपी, जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की अपना पार्टी भी शामिल है। हर क्षेत्रीय पार्टी का अपना अपना एक वोट बैंक है। नीतीश कुमार की ताकत कोयरी और कुर्मी है। लालू यादव की ताकत यादव और मुसलमान वोटर्स हैं। सहनी का निषाद वोट है तो चिराग पासवान का वो पासवान वोट है। ऐसे में प्रशांत किशोर के पास अपना खास वोट बैंक तो नहीं है। तो ऐसे में सवाल तो ये है कि वो कैसे और किसके वोट बैंक में सेंध लगाएंगे। माना यह जा रहा है कि पीके के टारगेट पर लालू तेजस्वी का माई समीकरण है, क्योंकि इन दोनों का करीब 32% वोट बैंक है। बिहार में 17% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, तो वहीं 14% से ज्यादा यादव है। प्रशांत किशोर इसी MY समीकरण को तोड़ना चाहते हैं। इस माई समीकरण को माई यानी कि अपना बनाना चाहते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि प्रशांत किशोर, लालू यादव, तेजस्वी यादव के सालों पुराने माई समीकरण को आखिर कैसे तोड़ पाएंगे। तो इसके लिए प्रशांत किशोर पिछले 2 साल से मेहनत कर रहे हैं। वो मुस्लिम समुदाय को ये बताने की कोशिश करते हैं कि आपकी आबादी यानी कि मुसलमानों की आबादी यादव की आबादी से 3% ज्यादा है, फिर भी आपका कोई नेता नहीं है। इसलिए अपने वोट की ताकत को पहचाने। साथ ही वो नए मुस्लिम और यादव चेहरों को भी अपने साथ जोड़ रहे हैं, जिसके जरिए वो तेजस्वी यादव के इस माई समीकरण को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है कैसा भविष्य आज ये जो राजनीतिक दल की शुरुआत हो रही है, क्योंकि आप तो MLC हैं बिहार में, कहाँ जाता आगे दिख रहा है कारवां? मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। 2 अक्टूबर 2022 72वां आश्रम से, पश्चिम चंपारण के सरजमीन से, गांधी की कर्मभूमि से प्रशांत जी ने जो गांधी के प्रतिभा के सामने ओथ लिया था, शपथ लिया था, बिहार की दुर्दशा को समाप्त करने के लिए एक अज़्म इरादा पुख्ता करके चले थे। आज 7000 गांवों का दौरा कर चुके हैं, भ्रमण कर चुके हैं और बिहार का युवा, बिहार का बेबस किसान, जो बेरोजगार, जो बाहर में नौजवान जो बेरोजगारी के तलाश में कर्नाटक में, गुजरात में, पंजाब में, हरियाणा में पलायन कर रहा है, उस सब की निगाहों में एक उम्मीद की किरण जगी है और एक बदलता हुआ बिहार के लोग देखना चाहते हैं। लेकिन बिहार में जो पॉलिटिक्स होती आई है अभी तक, जो कन्वेंशनल तरीका है या ट्रेडिशनल तरीका है, उसमें समीकरण, जातीय समीकरण, धर्म का समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण, ये सब समीकरणों के बीच में आपकी पार्टी आएगी तो वो समीकरण जो भी आया वो आंदोलन से आया, लेकिन यह समीकरण जो प्रशांत जी ने चला है, गांव-गांव घूमा है, भ्रमण किया है, गरीबों के दर्द को महसूस किया है, लोगों ने महसूस किया है कि एक व्यक्ति ऐसा है जो गांधी के 100 साल के बाद हमारे बच्चों की चिंता करने के लिए, हमारे नौजवानों की चिंता करने के लिए और बिहार के विकास के बारे में सोच कर आया है। ये जात की बात नहीं करता है या किसी मजहब की बात नहीं करता है।
जन स्वराज के स्थापना कार्यक्रम में शामिल होने बिहार के कई जिले से लोग पहुंचे हैं। इनमें ज्यादातर संख्या युवाओं की है। उनका कहना है कि बिहार में प्रशांत किशोर जाति धर्म से ऊपर उठकर काम करेंगे, इसलिए वो पार्टी से जुड़े हैं। ऐसा क्या है कि यंगस्टर्स ज्यादा दिखाई दे रहे हैं या क्रेज है यंगस्टर्स में जन स्वराज से जुड़ने का? जी, जन स्वराज जो है बिल्कुल बिहार में बदलाव लाएगा और हम लोग व्यवस्था प्रशांत जी का कहना है कि व्यवस्था परिवर्तन होना जरूरी है। सत्ता परिवर्तन होना उतना जरूरी नहीं है जितना व्यवस्था परिवर्तन होना जरूरी है। इसके लिए प्रशांत किशोर जी 2 साल से लगातार पदयात्रा कर रहे हैं और पहली बार गांधी जी के बाद कोई ऐसा शख्स हम लोगों को ऐसा इंसान मिला है जो बिहार के बारे में बिहार को अग्रणी राज्य बनाने के लिए सोचा है और हम लोग उनके विचारधारा से बिल्कुल सबको सहमत है। और हम लोग जो कटिहार से, हम लोग कटिहार जिला प्राणपुर। क्या करते हैं, क्या नाम है आपका? मैं पेशा से इंजीनियर हूँ और मैं सोशल वर्कर भी हूँ। आपका क्या नाम है, क्या आप करते हैं? जी, मेरा नाम डॉक्टर एम.आर. हक है। मैं पूर्व में मेडिकल ऑफिसर रह चुका हूँ बिहार गवर्नमेंट का। और एक प्रशांत किशोर जी की जो विचारधारा है कि हमारा बिहार आज प्लान की फैक्ट्री बन चुका है, यहाँ मजदूरों का फैक्ट्री बन चुका है, बाढ़ हमारा सबसे बड़ा समस्या, नदी कटाव सबसे बड़ा समस्या है, ये अशिक्षा सबसे बड़ा समस्या है। यहाँ पे एक विकल्प के अभाव में आज जनता पिसी जा रही थी।